और कंपनी का रेवेन्यू जो लास्ट 9 मंथ्स हैं उसमें अप्रैल 23 से दिसंबर 23 तक 1039 करोड़ का था और इसमें इसको कंपनी को प्रॉफिट मिला था 154 करोड़। तो ये कंपनी कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रही है जो फाइनेंशियल 23 में इनको जो जैसे इनके फाइनेंशियल्स थे। उसके बाद इस कंपनी का कोई भी डेट नहीं है क्योंकि एक आईटी कंपनी है, इसलिए इसका कोई भी डेट नहीं है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। और अगर आप इसकी प्राइस वैल्यूशंस देखेंगे तो इसकी वैल्यूशंस 49 की आती है और कंपनी अराउंड, अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर देखूं तो रेट गेन है और वर्ल्ड में एक दो लिस्टेड कंपनीज हैं वो हैं जिसके साथ ये अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे रेट गेन का वैल्यूशन इसमें 61 है और जो वर्ल्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ जो कंपनीज हैं उनका वैल्यूशन अराउंड 200 प्लस पी का है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी डेफिनेटली लिस्टिंग गेन पे इट कैन प्रोवाइड सम गेन्स बिकॉज इनको ये अपनी वैल्यूशन काफ़ी रीजनेबल लेके आ रही है। और तभी शायद इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ा हुआ है। इसका ग्रे मार्केट प्राइस जब ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था, जब आईपीओ की प्राइस बताया गया था तब 400 था और अब इसका ग्रे मार्केट प्राइस 540 है। यानी जो ये लिस्ट होगा ये 540 प्लस 920 यानी 1460 पे ये लिस्ट हो सकता है। और ये कंपनी अराउंड 100 कंट्रीज़ पे ऑपरेट करती है और इसके अराउंड 2000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये ओवरऑल इस कंपनी के बारे में था। चलिए अब इसकी बात करते हैं इसके रिस्क की, इस कंपनी के रिस्क की। एक तो इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट जो रिस्क है वो अगर इसकी ऑफ कोर्स कि पूरा टूर्स एंड ट्रेवल्स पे डिपेंडेंट है, तो यदि कभी सिचुएशन आती है कोविड की या जैसे वॉर की सिचुएशन है जहाँ पे यूक्रेन रशिया और इसराइल की तरफ से उस सब पे वॉर है, तो उस समय ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा लॉस पे जाती है। और इसी कारण अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल 21 पे इनका लॉस भी हुआ था। तो ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो इसके जो सप्लायर्स हैं वो टॉप 10 जो सप्लायर्स हैं जो अपना होटल या क्रूज़ या जो भी रेल सब रजिस्टर करते हैं, जो टॉप 10 सप्लायर्स हैं उस वहाँ से इसको 68% रेवेन्यू आता है और टॉप 1 सप्लायर से इसको अराउंड 28% का रेवेन्यू आता है। तो इनकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है पर्टिकुलर सप्लायर्स के ऊपर। फिर जो ये टेक्नोलॉजी जो इनके पास है इसमें इनको जो खर्चा भी होता है इसको मेंटेन करना एंड एवरीथिंग, और उसमें उनको 5% इनको खर्चा होता है अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 5% खर्चा इनको टेक्नोलॉजी पे खर्चा होता है। कल को यदि सपोज कोई कॉम्पिटिटर आता है और वो एक और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़र फ्रेंडली लेकर आता है तो इनको भी इसी तरह से अपना जो टेक्नोलॉजी है एट पार रखना पड़ेगा। तो वो इनके लिए डेफिनेटली एक चैलेंज हो सकता है और तब अगर इनको पार रखना पड़ेंगे मार्जिन शायद हो सकता है रिड्यूस भी हो सकते हैं। फिर अगर सप्लायर जैसे कि कोई होटल्स हैं अगर वो अपनी साइट्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं या अपनी साइट पे ज़्यादा सेल करना स्टार्ट करें अपने रूम्स के ऊपर, तो क्योंकि उनको फिर ये मार्जिन जो इनको देते हैं वो नहीं देना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं। तो एक ये रिस्क डेफिनेटली अगर सप्लायर्स जो होटल है या एयर ट्रैवल वाले हैं वो खुद अपनी सेल्स करें अपनी टिकट्स की या अपने रूम्स की। फिर इनके सप्लायर के ऊपर इनको कंप्लीट सप्लायर का पूरा होल्ड है अपनी इन्वेंट्री के ऊपर कि सप्लायर जब चाहे तो वो उसको इंसेंटिव्स को रिड्यूस कर सकता है, कमीशन को भी इनकी रिड्यूस कर सकता है और सप्लायर्स अपनी टर्म्स भी रख सकता है। तो वो भी इनके लिए काफ़ी डिटर्मिनल होगा इनके रेवेन्यू के लिए। फिर अगर आप देखेंगे इनके जो सप्लायर्स हैं वो अराउंड 7000 के करीब इसमें सप्लायर्स हैं। तो इनको ये सप्लायर्स को बढ़ाते रहना है अपने सप्लायर्स को। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो जैसे नए नए होटल्स हैं, नए 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 ट्रैवल जो एयरलाइंस हैं, जो कार रेंटल्स हैं उनकी कंपनीज वो सब आके रजिस्टर नहीं होंगी तो इनके पास काफ़ी लिमिटेड सप्लायर रह जाएंगे। तो इनको वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं क्योंकि अगर लिमिटेड सप्लायर रह जाएंगे तो आपको नए सप्लायर नहीं मिलेंगे तो वो इन्वेंट्री फिर नहीं होगी।
और इसलिए इनको रिलेशनशिप्स अपने सप्लायर से बहुत ही अच्छे रखने पड़ते हैं। फिर अगर आप देखेंगे कि जो इनका इंडिया से बिज़नेस आता है वो अराउंड 60% आता है और मिडिल ईस्ट से इनका 20% बिज़नेस आता है। तो यदि अगर यहाँ से यहाँ अगर इन दो जगह पे अगर प्रॉब्लम्स होती है इंडिया पे या मिडिल ईस्ट के पे, तो इनके बिज़नेस काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। फिर इनका एडवर्टाइजिंग और जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है वो फाइनेंशियल 21 में 0.8% ही था सिर्फ, और अब वो बढ़ के 3.2% हो चुका है। तो इनका ये आप कह लीजिए 4 टाइम्स ज़्यादा इनका ये एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। फिर जो इनकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल ओपन है, वो आप किसी भी जगह से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंस इनके जो इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंट या इनके जो क्लाइंट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंट्स हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं, तो अभी तो कोई रिस्ट्रिक्शंस हमें ऐसा लगता है कि जैसे नहीं है, पर कई बार किसी भी कंट्री के अंदर ऐसे कोई लॉज होते हैं कि जहाँ से वो कोई साइट अगर ओपन नहीं कर सकते, ऐसी वाली साइट्स नहीं ले सकते, तो फिर ये इनके लिए रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। और इनको एक और चैलेंज भी आ जाता है कि इनकी जो वेबसाइट है, क्योंकि कोई जाएगा लॉगिन करेगा तो हो भी सकता है काफ़ी प्रोन हो कि जहाँ पे कोई इसमें जो एंटीवायरस और ऐसे सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं। तो वो एक ये भी इसमें काफ़ी रिस्क है, क्योंकि इसमें जो फायर वॉल्स हैं वो स्टार्टिंग में तो नहीं होंगे जब कोई लॉगिन कर रहा होगा, तो इनको पूरी की पूरी वो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। और उसके लिए भी डेफिनेटली इनका वहाँ पर भी खर्चा होगा सिक्योर करने के लिए इनकी अपनी वेबसाइट को। और फिर अगर इनके जो डेटा प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सप्लायर्स की जो भी हैं पूरी डिटेल्स जो भी होती हैं उसको काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखें, तो ये भी इनके लिए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर आप देखेंगे कि ये बाहर की कंट्रीज़ पर डील करते हैं तो इनको ज्योग्राफी का रिस्क भी रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जियोपॉलिटिकल रिस्क होते हैं, या कभी फॉरेन एक्सचेंज का भी रिस्क, फॉरेक्स का भी इसमें रिस्क रहता है। जैसे कि जब आप पेमेंट करेंगे अगर आप यहाँ से यूरोप जा रहे हैं तो जो आपका ट्रैवल एजेंट पे करेगा तो वो किस जो करेंसी में पे करेगा उसमें भी एक रिस्क है। फिर उसके बाद अब देखेंगे इनको जो ट्रेड रिसीवल्स होते हैं, वहाँ पे जो ट्रेड रिसीवल्स हैं वो अराउंड इनके 15 करोड़ के इस समय ट्रेड रिसीवल्स हैं, जो अराउंड 15% पे इनके ट्रेड रिसीवल्स हैं ऑफ रेवेन्यू। तो वो भी काफ़ी एक बड़ी फिगर है। फिर इनके जैसे बायर्स हैं वो कंसिस्टेंट्स इतने नहीं हैं, क्योंकि अगर अभी की इन्होंने सेल्स देखें 2023 की जो सेल्स देखें, वहाँ पे सिर्फ 37% ऐसे बायर हैं जिन्होंने 2017 में भी इनसे परचेज़ करी होगी। तो उनके जो बायर्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं हैं। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे ईयर्स आगे चलते हैं वो धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। तो रेगुलर कंसिस्टेंट बायर नहीं है, तो डेफिनेटली इनको ये सोचना पड़ेगा कि वाई दे आर नॉट रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। अगर उनको कुछ ऑफर्स करने हैं तो वो भी इनको करने चाहिए, बट अगर ये कुछ ऑफर करेंगे, इंसेंटिव करेंगे, ऑफकोर्स वो मार्जिन पे इम्पैक्ट होंगे। बट हाउएवर इनके बायर्स इतने कंसिस्टेंट नहीं है, एवरी ईयर पे वो जो पिछले साल के बायर होते हैं वो रिड्यूस होते हो जाते हैं। तो एक ये है। और फिर अगर आप देखेंगे इनका जो पेमेंट गेटवे चार्जेस है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे या किसी भी तरह से पेमेंट करते हैं, तो वो इनका 9% चार्जेस है। ये मतलब 9% जो इनके जो चार्जेस हैं वो पेमेंट गेटवे के ये क्रेडिट कार्ड कंपनी को देते हैं, या जिस भी कंपनी से कोई बुक करता है, वॉलेट से बुक कर रहा है, वॉट एवर इज़ दैट, तो ये उसको भी पे करते हैं 9% ऑफ देयर चार्जेस। फिर यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिकल रिस्क मुझे लगा, यहाँ पे कुछ प्रमोटर्स के अगेंस्ट आरबीआई ने फेमा इन्होंने कॉन्ट्रवेंशन किया है। फेमा फॉरेन एक्सचेंज का एक्ट होता है, तो उसमें इन्होंने कॉन्ट्रवेंशन किया है, तो वो लगा हुआ है। तो अभी वो केस चल रहा है, तो अगर कुछ भी प्रोसीडिंग्स कुछ भी केस की आती है इनके अगेंस्ट आती है तो डेफिनेटली इन पे काफ़ी हैम्पर करेगा। और फेमा में ये रूल है कि अगर आपने कुछ भी ऐसा कुछ किया है जिससे कि आपने नहीं बताया है अपने कि कुछ भी मनी को या कुछ ट्रांजैक्शंस को रूल्स के अंदर, तो 3 टाइम्स पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर सपोज इन्होंने 1 करोड़ का दिया है तो इनको 3 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ती है। बट स्टिल वो केस अभी चल रहा है, फेमा का भी है और पीएमएलए का भी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट।
ये केस इन पे ये चल रहा है, तो ये केस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो अराउंड 50 करोड़ की इनकी लायबिलिटी है। और इनको ये अपना जो टेक का प्लेटफॉर्म है वो मेंटेन खुद ही करना पड़ता है, लेकिन कहीं इनको जो डेटा के जो डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे ये पैसा स्पेंड करते हैं, वहाँ पे भी इन्हें अराउंड रफली 4% देना होता है, कॉस्ट देनी होती है। तो ये सारे इसके रिस्क थे। सो थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, थैंक यू।